अस्सलाम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पे देख लिया है कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ओ इन पीएचपी के बारे में। यानी कि तो आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चले अब शुरू करते हैं कि हम ओप को पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं। तो ओप को पीएचपी में यूज़ करने के लिए आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो होगा विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो पे हम लोग काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप इधर लिख भी सकते हो विजुअल स्टूडियो, ये आ गया। मेरे पास 2017 है, आप कोई भी रख सकते हो जो भी लेटेस्ट हो। अच्छा, आपने इधर आना है फाइल पे, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अगर आप लोगों के पास पीएचपी का ऑप्शन नहीं आता तो आप लोगों ने इसको पीएचपी को पहले डाउनलोड करना है इस पे, देन आप यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं। तो मेरे पास तो है ये पीएचपी, मैंने लिखा तो देख रहे हो पीएचपी स्क्रिप्ट आ गया। तो इस तरह आपने इस पे न्यू फाइल बना के काम करना है। मैंने फाइल पहले से बना रखी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम पीएचपी में ओप की क्लासेस कैसे बनाते हैं, किस तरह काम करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आप लोगों को पूरा इसमें नॉलेज दूंगा कि हम ओप को पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं। और इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग एक फॉर्म वैलिडेट करना सीखेंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को इसमें क्लास कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, उसके लिए हमें सिंपल वही काम करना है जैसे हमने किया था ओप में। क्या इधर लिखना है क्लास, देखिए सजेशन में आ रहा है। अब क्लास मैं एक यूज़र की बना लेता हूँ। यहाँ पर अब वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल पब्लिक। वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर साइन यूज होता है, ये पता है आप लोगों को। और यहाँ पर जो भी हमने उसमें वैल्यू रखनी होगी वो रख लेते, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मलिक। उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं ईमेल रखता हूँ और वेरिएबल का नाम ई रख लेता हूँ malik@gmail.com। ये मेरे ईमेल हो गया एक एग्जांपल के तौर पर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको ऑब्जेक्ट है वो कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपल सा वही काम जो हम ओप में करते थे, हम एक लिख लेते हैं यूज़र, एक वेरिएबल बना लेते हैं और थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हमारी क्लास का नाम जो होगा यूज़र और ये हमने बना लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब हमने अपना जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना, तो हम लिखेंगे इको। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखेंगे यूज़र। और अब देखिए दो सजेशन में आ रहे हैं, दो जो हमारे पास वेरिएबल हमने क्लास में बनाए हैं वो सजेशन में आ रहे हैं, या तो यूज़र नेम या ईमेल। आप जिसको भी एक्सेस करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं ना यूज़र नेम करता हूँ और दूसरी बार मैं ईमेल को एक्सेस करता हूँ। तो वही चीज़ इको लिख के उसके बाद डॉलर साइन और फिर ये, और अब मैं ईमेल को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, अब दोनों चीज़ों को मैंने प्रिंट करवाया। इसको मैं करता हूँ सेव। अब मैं अपना क्रोम ओपन करता हूँ, जो भी आप लोगों के पास होगा, लोकल हो स्लैश, अच्छा htdoc में आपकी फाइल होनी चाहिए। और देखिए ओपन पीएचपी मेरा फोल्डर का नाम है /lecture1.php, जो मैंने नाम रखा है इसका lecture1। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखे मलिक और malik@gmail.com, तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आगे लगा देते हैं डॉट लगा के, इधर हम br का टैग लगा देते हैं, तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ HTML CSS में। अगर वो वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक तरीका था कि हम क्लास कैसे बनाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि हम लोगों ने क्लास तो बना लिया, अब इसमें मेथड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेथड बनाने का भी कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। अब मैं आप लोगों को मेथड बनाना सिखाता हूँ। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर क्लास के अंदर ही। अच्छा, ये जो मैं पब्लिक लिख रहा हूँ ये एक्सेस स्पेसिफायर है, इनके बारे में भी मैं बात करता हूँ आगे जाके। तो पब्लिक फंक्शन, ये साथ सजेशन आ रही है, पब्लिक फंक्शन
और फिर फंक्शन का नाम कोई भी मैं रख लेता हूँ, जैसे ऐड में रख लेता हूँ। फिलहाल मैं इसके कोई पैरामीटर नहीं देता और ये मेरा फंक्शन हो गया। अब जैसे ही इसको मैं कॉल करूँ तो रिटर्न हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग आनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रिंग या आप कुछ भी जो भी रख सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि यू हैव टू ऐड न्यू फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हमने इसको कॉल करना है। तो देखिए, कॉल करने का भी वही तरीका है। देखिए, हमने यहाँ पर ईमेल और इन चीज़ों के बारे में किया था ना, तो इधर मैं अब br का टैग लगा देता हूँ दोबारा से। अच्छा, ये साथ डॉट भी लगाइएगा, डॉट मीन्स कनकैटिनेशन के लिए। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इको यूज़र, क्योंकि मेरा वही पहले से ही ऑब्जेक्ट है। अब मैंने ई की बजाय अब किसको एक्सेस करना है, अब मैंने ऐड को एक्सेस करना है। देखिए, सजेशन में भी आ रहा था। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस के बाद इधर रिफ्रेश करता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन पे यू हैव टू ऐड न्यू फ्रेंड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है यूजर ऐड अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। तो देखिए, फंक्शन जो है उसके सामने ये ब्रैकेट्स होती हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी। अब ये फंक्शन कॉल होगा। पहले वो वेरिएबल काउंट कर रहा था, लेकिन वेरिएबल था नहीं उधर। अब देखिए, यू हैव टू ऐड न्यू फ्रेंड्स, ये आ गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हमने क्लास के वेरिएबल को फंक्शन में एक्सेस करना हो तब हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं क्लास के। अब हमने इस फंक्शन में एक्सेस करने हैं। अब रिटर्न की जगह पर हम उन जो वेरिएबल होंगे वो एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको करते हैं कैंसिल। इधर में एक डॉलर साइन दिस कीवर्ड है। अच्छा, ऊप में आप लोगों ने पढ़ा होगा दिस रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट, यानी वो क्लास के वेरिएबल या लोकल वेरिएबल को डिनोट कर रहा होता है, मतलब उनकी तरफ रेफर कर रहा होता है। अच्छा, अब हमने क्योंकि इसमें करना है, तो देखिए मैं एक बार यूजर नेम ही लिख लेता हूँ। अब जो रिटर्न होगा, अब हमारे पास एक यूजर नेम ही रिटर्न होगा। ठीक है, देखिए वही मलिक, वही चीज रिटर्न हुई है और तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर ऐसे कभी कभी हो जाता है कि काम किसी और ने किया होता है और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमने किस तरह मतलब काम करना है। और सॉरी, काम करने का कह रहा हूँ कि क्लास में कौन कौन से वेरिएबल हैं, कौन से मेथड हैं, तो तब हम क्या करें। तो उसके लिए आसान सा तरीका है, मैं आप लोगों को एक फंक्शन बताता हूँ, प्रिंट। और ये तो प्रिंट करने के लिए है ना। अब इसमें हम एक फंक्शन लगा लेते हैं गेट क्लास। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं गेट क्लास मेथड, गेट क्लास वेरिएबल। तो अगर आपने वेरिएबल्स देखने हैं तो आप इधर इसको इस तरह लगा सकते हैं, गेट क्लास वेरिएबल, क्लास का नाम इधर लिखना है। तो क्लास का नाम यूजर है, तो मैंने क्लास का नाम इधर लिख दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देख रहे हैं, अरे की फॉर्म में हमें एक मिल गया है यहाँ पर, अरे यू मलिक, यानी कि हमारे पास एक मलिक है और दूसरा malik@gmail.com है। अच्छा, दो वेरिएबल हैं तो उसने दोनों बता दिए। यहाँ पर भी मैं br का टैग लगा देता हूँ। अच्छा, अगर आपने मेथड अगर करने हैं कि हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं, तो उसके लिए भी यही फंक्शन है। इसी को आप कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। इसी को मैं करता हूँ कॉपी और करता हूँ पेस्ट, लेकिन इस बार वेरिएबल्स की जगह होगा मेथड। अब हम करते हैं इसको रिफ्रेश, तो ये देखिए हमारे पास एक मेथड आ रहा है, वो है ऐड। ठीक है, एक हमारे पास सिर्फ मेथड है, यानी एक हमारे पास सिर्फ फंक्शन है जिसका नाम है ऐड। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से हमारे पास वेरिएबल हैं क्लास में, अगर हमें ना पता हो तो इनको मैं एक बार कमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। हमने सिर्फ एक ये यूजर बनाया था, मतलब एक वेरिएबल इसका ऑब्जेक्ट बनाया था। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूजर 1 के नाम से। अच्छा, इसका भी ऑब्जेक्ट हम लोग
अब मैं ना इसमें थोड़ी सी चेंजेस करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हमने इसका अगर हमने चेंज करना हुआ तो मतलब जैसे इधर तो मलिक आ रहा है ना, इधर जो ये यूज़र है, ये जो पहले वाला है इसका तो मलिक आ रहा है, लेकिन अगर हमने इसको चेंज करना हो यानी जो यूज़र दूसरा यूज़र है जिसका नाम यूज़र 1 है, अगर हमने उसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इस जगह पर मैं लिख रहा हूँ यूज़र 1। अब मैंने इसको यूज़र 1 लिख दिया, लेकिन अब एक्सेस करने के लिए मैंने ये लगाया था, इधर इक्वल लगाऊंगा और इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। चलिए मेरा नाम है मोहसिन, मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ मोहसिन। अब जो दूसरा यूज़र होगा उसके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी मोहसिन। पहले वाले के पास मलिक है, दूसरे वाले के पास मोहसिन होगी। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो देख रहे हैं ये हमारे पास दूसरे वाले की जो वैल्यू है वो मोहसिन आई है और पहले वाले की मलिक है। तो इस तरह हम अगर इधर चेंज करना चाहते हैं तो हम इधर इस तरह इस जगह पर ऐसे चेंज करते हैं। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके हम कोई और यूजर नेम देना चाहते हैं या कोई और वैल्यू देना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर हम पीएचपी में बनाने के लिए हमारे पास, जैसे अब मैंने दो ये वेरिएबल लिए हैं, इनको कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। और ऊप में जो हमारे पास कंसेप्ट थे कि वो वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, उसका नाम जो है वो सेम होता है, उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, उसका नाम क्लास के नाम के साथ सेम होता है, रिटर्न टाइप नहीं होती। और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी थी उस ऊप में मैंने डिफाइन की हुई है, उसके बारे में डिटेल में बात हुई है। अगेन अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने बनाना है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें सिंपल पहले लिखना है पब्लिक, ये वही एक्सेस स्पेसिफायर है। अब यहाँ पर वही चीज फंक्शन, लेकिन यहाँ पर अब जो चेंजेस होगी वो ये होगी कि अब हमने, अच्छा हमने पब्लिक फंक्शन ये लिखा और डबल टाइम अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अब हमने कॉल करना है कंस्ट्रक्ट, सॉरी लिखना है कंस्ट्रक्ट। तो देखिए ये हमारे पास सजेशन में आ रहा है। अब हम इधर चाहे तो इसके पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है, फिलहाल मैं उसके कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करता। अब मैं इसको इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ। देखिए पहले हम लोग इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहे थे, पहले हम उधर ही जहाँ पर वेरिएबल को क्रिएट कर रहे थे उधर इनिशियल वैल्यू दे रहे थे। अब हम यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कैसे देंगे, तो वही चीज डॉलर साइन दिस कीवर्ड, और इसके साथ हमने उस वेरिएबल को एक्सेस किया जो भी हमारा यू, इसको हमने वैल्यू दे दी कोई भी एक। अब पहले हमने चलिए मैं इधर अब दे देता हूँ शहजाद। ओके, तो अब मैंने इसको ये वाली वैल्यू दे दी। अब मैं साथ में अगर ईमेल को भी वैल्यू देना चाहता हूँ तो यही चीज होगी डॉलर साइन दिस। अब दिस के बाद हमारे पास ई को हमने एक्सेस करना है, और सॉरी दिस की स्पेलिंग मिस्टेक, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ईमेल पे भी मैं लिख देता हूँ shehzad@gmail.com, इसको करता हूँ मैं सेव। हम जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं वो यहाँ पर कॉल हो रहा है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रही है। तो अब हमने प्रिंट करवाना है इसको, एक बार इको करवा देते हैं। तो हमने जो यहाँ पर वैल्यू दी है वो shehzad@gmail.com, तो ये देखिए शहजाद एंड shehzad@gmail.com, और नीचे हमने क्योंकि यूज़र 2 को उधर वैल्यू दी थी ये वाली मोहसिन, तो वो आ रही है। चले मैं इसको एक बार कर देता हूँ कमेंट। अब ये तो हो गया कि हम लोग इधर ही कर रहे हैं, इधर ही फिर वही वैल्यू दे रहे हैं उसी जगह पर, बस कंस्ट्रक्टर के अंदर आकर उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब हम ये, और इसका कोई पैरामीटर नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर इसको मैं पैरामीटर देता हूँ तब, अब इसके 2 पैरामीटर हैं तो हम इनको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं दिस कीवर्ड के थ्रू, और हम लोग इसको जो हमारा यू होगा उसको ई को इक्वल रखना पड़ेगा। चलो वही कर लेते हैं, या इधर लिख लेते हैं ई इक्वल टू ई, जो हमारे पास सॉरी डॉलर साइन ई, और इसी तरह दिस
u इक्वल टू $u। अब हम देखें यहाँ पर वैल्यू देते हैं इसको। चलें वैल्यू मैं इसको चेंज कर देता हूँ gmail.com और यहाँ पर उसका नाम लिख देते हैं आप। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, सेव करते हैं और प्रिंट करवाते हैं। ये उसकी तो हमारे पास एरर इधर ये आ रहा था कि हमने जो पैरामीटर 2 वाला किया हुआ यहाँ पर वो दूसरे वाला तो है ही नहीं। तो देखिए अगर मैं इसको चलाता हूँ तो एरर आता है ये वाला, और अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से और फिर चलाता हूँ तो एरर नहीं आएगा। देखिए ये हमारे पास एरर नहीं आएगा। तो ये है तरीका हमारे पास कि हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताता हूँ। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है। पब्लिक मींस कि हम लोग कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मींस कि हम विद इन क्लास सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। आउटसाइड द क्लास मींस हम लोग यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ बनाई हुई थी तो हम यहाँ पर ये एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटेक्टेड है कि हम उसको आउटसाइड भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक और कीवर्ड आता है प्रोटेक्टेड, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसके आगे फर्दर जो हमारे पास इनहेरिटेंस है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट में हम इनहेरिटेंस में भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आप लोगों को गेटर एंड सेटर मेथड के बारे में बताता हूँ कि हम लोग वो कैसे क्रिएट करते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड। अच्छा, हमने एक बनाया था कंस्ट्रक्टर यहाँ पर, और अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन। अच्छा, हम ना ईमेल को गेट करते हैं, गेट ईमेल। अब जो हमारा ईमेल होगा वो यहाँ से $दिस, और यहाँ से हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमने ईमेल को रिटर्न किया यहाँ से। और हमने अगर सेट करना है तो हमारे पास एक पैरामीटर भी होगा। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं सेटर का, पब्लिक फंक्शन सेट ईमेल। अब इसमें हम लोग एक पैरामीटर भी लेंगे। चलें पैरामीटर को मैं $ई रख लेता हूँ। अब क्योंकि हमने सेट करना है तो वही चीज़ जैसे हम लोगों ने उसमें किया था कंस्ट्रक्टर में, दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल किया, और अब हमने ई को करके इक्वल टू रख देना है किसके, $ई के। तो यहाँ पर ये सेट हो गया। अब इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। अब वही चीज़ हम लोगों ने एक नया इसका कंस्ट्रक्टर तो हमने ये बनाया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोगों ने इसको कॉल करना है, यहाँ पर एक नीचे और कर देता हूँ जिसको हम करते हैं इको यूज़र। अब क्योंकि हमने एक्सेस करना है गेट ईमेल, अच्छा गेट करते हैं, इसको इको करवाता है तो देखिएगा जो हमारे पास ईमेल आएगी वो हमारे पास गेट हो जाएगी, जो भी ईमेल होगी तो वो कोई दोबारा से प्रिंट कर रहा है। अब हमने सेट करनी है ईमेल, तो मैं इससे पहले सेट कर देता हूँ इसको इको वही यूज़र सेट ईमेल। अब क्योंकि हमने इसमें पास एक पैरामीटर भेजना है तो मैं इधर लिख देता हूँ mohsin@gmail.com। अब देखिएगा चेंज हो जाएगी ये चीज़। देख रहे हैं हमारे पास हमारा जो गेटर सेटर मेथड है वो वर्क कर रहा है और ये बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो रहा है। तो इस तरह हम गेटर सेटर मेथड बनाते हैं इसमें अपनी क्लास में। अब मैं आप लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में बताता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होती है, कैसे होती है। अच्छा, इनहेरिटेंस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होते हैं। पेरेंट चाइल्ड मींस के एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास पे बेस कर रही होती है, और उस जो चाइल्ड होती है उसमें पेरेंट की कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे वेरिएबल इनहेरिट हो जाते हैं, फंक्शन इनहेरिट हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो उसका एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो होना चाहिए। देखिए एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि उसकी एक्सेस होनी चाहिए। अगर आप पेरेंट क्लास को प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट चीज़ें रख देते हैं पेरेंट क्लास में,
तो वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस होगी, क्लास के बाहर यानी कि सब क्लास जैसे चाइल्ड क्लास कोई भी क्रिएट करते हैं उसमें वो एक्सेस नहीं होगी। तो आपको या तो इधर प्रोटेक्टेड रखना होगा उधर एक्सेस करने के लिए दूसरी क्लास में जो उसकी चाइल्ड होगी, या फिर आप लोगों को पब्लिक रखना होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास एक क्लास थी यूजर की। ठीक है, अब मैं एक क्लास ले लेता हूँ जो कि हम कहते हैं कि ये एडमिन है। ठीक है, अब वही कीवर्ड है एक्सटेंड्स, और उसने किसको एक्सटेंड करना है, यूजर को, ये चीज, और ये हमारे पास इनहेरिटेंस होगी। इनहेरिटेंस होगी। अब हम एक कर लेते हैं, एक ही इसका, अब देखिए हमारे पास इसका मैं एक ही वेरिएबल देता हूँ, वेरिएबल इसके मैं लेवल लिख लेता हूँ। ठीक है, लेवल। अब मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अब कितने पैरामीटर होंगे सोचें। कंस्ट्रक्टर के हमारे पास पैरामीटर पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, अब दो, एक देखिए जैसे ही मैं कंस्ट्रक्ट किया तो वो जो उसके पेरेंट का था वो भी उसके साथ इनहेरिट होगा। तो अब मैंने इसका क्योंकि लेवल भी रखना है तो मैं इधर एक $L, और ये हमारे पास जो हमारे पास पेरेंट का फंक्शन सॉरी कंस्ट्रक्टर है उसको भी एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं इसको जो इसके लेवल होगा $this कीवर्ड, देखिए उसके भी जो इक्वल टू $L। ठीक है, और अब हमने क्योंकि उसके जो पेरेंट है उसके कॉल करना है तो पेरेंट लिखेंगे। ठीक है, पेरेंट ये डबल लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग अपना जो जिसको पेरेंट की जो चीज़ कॉल करनी है वो कंस्ट्रक्टर, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। अब इसमें हमने दो पैरामीटर भेजने हैं, एक तो हमारे पास होगा यूज़र नेम जो हमने यू रखा है तो यू भेज दिया, और दूसरा उसका ईमेल, तो इसका मैं ईमेल यानी ई, तो दैट्स इट, हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसको सेव। अब हम एक एडमिन का जो ये गेटर सेटर मेथड, इसको मैं एक बार करता हूँ कमेंट। एक तो हमारे पास यूजर की क्लास है उसका बनाया मैंने, और अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं ए रख लेता हूँ और इक्वल टू न्यू। अब ये एडमिन को करेगा। उसके अब तीन है हमारे पास पैरामीटर, एडमिन का नाम, एडमिन का ईमेल और एडमिन का लेवल। तो पहले मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, चले मैं ए रख लेता हूँ। उसके बाद उसका जो ईमेल होगा तो मैं लिख लेता हूँ aa@gmail.com। ठीक है, अब उसका जो लेवल होगा उसके बारे में, तो लेवल मैं उसको कर देता हूँ 1, और अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है तो वही चीज इको $A, और हमने इसके जो जिस भी चीज़ को एक्सेस करना होगा हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके यू को एक्सेस करता हूँ तो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं इधर डॉट लगाकर BR का टैग लगा देता हूँ। इसी तरह मैं इसके ईमेल और फिर लेवल को भी एक्सेस करता हूँ। आप चाहे तो किसी एक को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। तो मैं इधर ईमेल और इधर मैं इसको रख देता हूँ लेवल जो हमारे पास है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव और करता हूँ, तो ये चीज़ AAA@gmail.com और 1 ये हमारे पास होगी। अब अगर हम किसी एक को एक्सेस करना चाहे तो मैं इन दोनों को कर देता हूँ कमेंट, सेव करता हूँ और 1 देखिएगा वो के नीचे तो 1 आ गया। एक हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद डी कंस्ट्रक्टर है और एक क्लोन है। इन तीन फंक्शन को हम मैजिक मेथड भी कहते हैं कि ये हमारे पास है मैजिक मेथड PHP में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डी कंस्ट्रक्टर हम कैसे बना सकते हैं। तो डी कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करते हैं, जैसे आप लोगों ने C++ में अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। डी कंस्ट्रक्टर
तब काम करता है जब कंस्ट्रक्टर, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आउट ऑफ स्कोप चला जाता है, तो तब ये काम करता है। अब मैं आप लोगों को एक बना के भी दिखाता हूँ, वैसे ऑटोमेटिकली भी कॉल हो जाएगा जब ये एंड पे होगा। तो चलें, पब्लिक फंक्शन, अब इसको मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी स्ट्रक्ट, आ गया नाम। अब इधर मैं रिटर्न करवा देता हूँ कि हमारे पास जो भी यूजर है वो रिमूव हो चुका है। इको, अब मुझे साथ इसके यूजर का नाम भी प्रिंट करवाना है, तो भी मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा, इधर मैं लिखूंगा, अच्छा ये दिस कीवर्ड, और जो हमारा यूजर होगा वो वाज रिमूव। अब हमने अगर इसको रिमूव करवाना है तो एक और भी है कि हम इसको अनसेट कर दें। एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ये, अब ये हमारे पास जो भी यूजर थे वो सारे रिमूव हो गए। मतलब हमारे पास एक ट्रिपल ए था वो भी रिमूव हो गया, वो हमने इधर शो नहीं करवाया, और जो हमारा मलिक था वो भी रिमूव हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली सबको रिमूव करता जा रहा है। ओके, तो इसकी वजह क्या है कि वो सबको रिमूव किए जा रहा है। यहाँ पर देखना, इस जगह पर मैं इधर BR टैग लगा देता हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर पता चलेगा। तो डीकंस्ट्रक्ट का फंक्शन हमारे पास ये रहा, और इसके आगे मैं लगा देता हूँ BR का टैग। अब वो आपको नेक्स्ट लाइन पे नजर आएगा। तो ये देखिए, अब वो इन सब को रिमूव करे जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब हमारे पास PHP हमारी एग्जीक्यूट करती है, अपनी PHP फाइल अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है, तो वो जितने भी उसकी हमारे पास वेरिएबल होते हैं उनको वो रिमूव करती जाती है। तो उसको कोई ज़रूरत नहीं होती, चाहे अगर हम अनसेट फंक्शन यूज़ करें या ना करें, उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो हमने किया है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको चाहे आप रिमूव भी कर दें तब भी ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्लोन फंक्शन की तरफ कि हमारे पास क्लोन फंक्शन क्या होता है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं क्लोन, इधर ही हमने इधर डीकंस्ट्रक्टर बनाया। अब इधर हम बनाते हैं पब्लिक, एक फंक्शन है मैजिक फंक्शन, और अंडरस्कोर क्लोन, ये हमारे पास आ गया क्लोन। और अब इधर हमने बताना है जिसको हमने क्लोन करना चाहता है, जिसको भी। तो मैं दिस वेरिएबल, सॉरी दिस कीवर्ड और ई, अब इसको क्योंकि हम लोग क्लोन कर रहे हैं मतलब वो उसी की इक्वल हो रही है, साथ में हम इसका बता देते हैं कि ये क्लोन है, जो दूसरा होगा वो उसको पता चल जाएगा। तो हम क्लोनिंग लिख लेते हैं साथ, और यहाँ पर इसको कर देते हैं खत्म। अब हम इसको एक्सेस करते हैं नीचे, क्योंकि हमारे पास यूज़र 1 था, तो मैं एक यूज़र 1 ले लेता हूँ। यूज़र 1 इक्वल टू क्लोन, और क्लोन किसने करना था? यूज़र को क्लोन करना ना, ऑब्जेक्ट मतलब डुप्लीकेट कर रहा है ये। तो अब हम इसको इको करवा लेते हैं और देख लेते हैं कि ये क्लोनिंग हो रही है या नहीं। तो हम इसको इको करवा लेते हैं, इको यूज़र 1, देखते हैं, लेट्स सी। वो क्लोनिंग ए रिमूव्ड, मलिक रिमूव्ड, मलिक रिमूव्ड। ओके, तो वो यही कि उसको वो क्लोन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यूजर 1 में वो इधर हमने वो लिखा हुआ है ईमेल में, तो वो उसको क्लोन कर रहा है। तो मतलब हो गया हमारे पास ये क्लोन का फंक्शन। अगर आपने बाकी फंक्शन देखने हैं तो आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं, या मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से भी देख सकते हैं कि बाकी मैजिक फंक्शन कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी की तरफ। तो इस सारी चीज़ को मैं एक बार ख़त्म करता हूँ, फिर मैं अच्छा, स्टैटिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैटिक होता क्या है। देखिए, जब हम एक वेरिएबल बना रहे थे, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो उस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करते थे। तो स्टैटिक हमारे पास वो चीज़ होती है जो क्लास के साथ होती है। मतलब जब क्लास हमारे पास क्रिएट होती है ना, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब जाकर वो हम क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। लेकिन जो स्टैटिक होते हैं वो ऑब्जेक्ट से पहले क्रिएट हो जाते हैं।
ठीक है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, वो ऑब्जेक्ट की क्रिएट होने से पहले ही मेमोरी में लोड हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, हम ना एक फंक्शन बना लेते हैं, हम मतलब वेदर का कर लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा वेदर। सॉरी, पहले PHP तो लिख लो। अच्छा, अब एक क्लास होगी जिसका नाम मैं रख लेता हूँ वेदर, और इसके अंदर मैं एक अरे टाइप रख लेता हूँ। रखना तो मैंने पब्लिक स्टैटिक, और मैं एक टेम्परेचर सेल्सियस ले लेता हूँ जिसका नाम मैं TC रख लेता हूँ। और इसके अंदर ना टेम्परेचर के अंदर मेरे पास जो जो मौसम है, एक तो हमारे पास कोल्ड आ जाता है, मैं लिख लेता हूँ कोल्ड, और दूसरा मेरे पास आ जाता है मिल्ड, और तीसरा हमारे पास आ जाता है वार्म। अच्छा, ये हमारे पास मौसम है कि हमारे पास कभी कोल्ड है, कभी मिल्ड है, कभी गर्म है, इस तरह। अब हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि सेल्सियस टू फ़ारेनहीट कन्वर्ट करता हो, तो एक पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक ही होगा, और फंक्शन हमने डिफाइन करना है, तो फंक्शन C2F, मैं ये नाम इसका रखता हूँ, सेल्सियस टू फ़ारेनहीट, और इसका एक हमारे पास पैरामीटर होगा जो कि होगा सेल्सियस। हमने क्योंकि कन्वर्ट करना है ना, तो सेल्सियस उसका अब रिटर्न हमने करना है, रिटर्न। अब उसका एक फार्मूला है, वो ये है कि हम सेल्सियस को मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ, और फिर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। एक और हम फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास होगा, डिटरमाइन करेगा कि किस तरह का वेदर है, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, और उसने डिटरमाइन करना है, तो मैं फंक्शन का नाम सिर्फ डी रख देता हूँ, और उसका एक पैरामीटर होगा फ़ारेनहीट, जो उसने लेनी है उधर से पैरामीटर, एज अ पैरामीटर। तो अब उसने कन्वर्ट करना है, अगर तो हमारे पास जो फ़ारेनहीट है, जो हमने एफ लिया, वो अगर 40 से कम है, तो उसको क्या होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए ना, मतलब ठंड है। ठीक है, तो अब इधर हम लोग रिटर्न में करेंगे। अब इधर बात आती है कि रिटर्न हम क्या करेंगे। रिटर्न में हम लोग लिखेंगे सेल्फ, अब दोबारा से ये, और आगे अब हम लोगों ने जो हमारा ये जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये अब इसका क्योंकि ये करे की फॉर्म में है, तो अब ये हम इसका हमने फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है वो करना है, तो फर्स्ट पे 0 इंडेक्स आ रहा है ना, तो हमने 0 को रिटर्न करवाना है। इसी तरह फिर हमने अगर तो वो 70 से ग्रेटर है, और सॉरी लेस है, लेस देन 70, तो क्या करना है, तो यही चीज हमने उसको सेल्फ पे, लेकिन उसका जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा, इस बार इंडेक्स 1 जाएगा। और अगर ये भी नहीं होता तो एल्स पे क्या चलना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए इंडेक्स कौन सा, 2। अब हम इसको एक बार प्रिंट करवाते हैं, या चले मैं इसको इको, अब वेदर की क्लास थी तो हमने वेदर को कॉल किया, उसको अब हमने C2F फंक्शन को कॉल किया, उसमें हमने एक पैरामीटर भेजना था, और वो पैरामीटर हम लोग भेज रहे हैं 20। ठीक है, अब 20 का वो कैलकुलेट करेगा, चले इसको चला के देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्टैटिक डॉट PHP, तो 68 उसने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर। अब अगर हमने डिटरमाइन करना है वेदर को, तो क्या करना है, इको, वही वेदर को कॉल करेंगे। और अच्छा, इसको ना C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, जो ये मैं लगा रहा हूँ। तो अब डी को अब हमने कोई एक नंबर भेजना है जिसने कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कि वो क्या बताता है हमें। अच्छा, 68 और कोल्ड, वो बता रहा है कि कोल्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पर BR का टैग लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग फॉर्म को वैलिडेट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।